बारी एडिलेड की है। अब एडिलेड में जो समीकरण बन रहा है उस पर भी थोड़ा बात करना जरूरी है, क्योंकि भारतीय टीम को दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे अगर क्लियर कट उनको सेमीफाइनल में पहुंचना है। लेकिन खुदा ना खास्ता बारिश हो जाती है एक मैच में, कोई अपसेट होता है, देन भारतीय टीम के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि नेट रन रेट में भी हम थोड़ा पीछे हैं, और ऐसे में आपको दोनों मैचेस जीतना बेहद जरूरी है। क्या कुछ समीकरण सभा भाई आप समझ पा रहे हैं? बांग्लादेश 2 मैचेस जीतकर वो भी कंटेंशन में बना हुआ है, और बांग्लादेश से ही आपको अगला मैच खेलना है एडिलेड में, जहाँ की साइड बाउंड्रीज बहुत छोटी है, और आपने बताया कि यहाँ पर साइड बाउंड्रीज को टारगेट ज्यादातर टीमें करती हैं। कैसे समीकरण पहले समझाएं, सेमीफाइनल का क्या कुछ समीकरण आपको लग रहा है क्या बन रहा है? देखिए, बड़ा ही सरल है। और अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखें तो भारत को दिक्कत कब आएगी? भारत को दिक्कत तब आने वाली है अगर इन 2 मैचेस में, और मैं ये सबसे जो बुरा जो सिनेरियो है उसको मैं पहले रखता हूँ दर्शकों के सामने, कि इन दोनों में से अगर भारत एक मैच हार जाता है और एक मैच बारिश की वजह से रद्द हो जाता है, तो भारत के अंक होंगे सिर्फ 5। और दूसरी टीम, अब दक्षिण अफ्रीका को देख लीजिए, वो ऊपर है इस समय। बांग्लादेश 2 मैचेस जीत चुके हैं, फिर अगर वो एक भी मैच और जीत जाएंगे तो वो आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे। तो भारत अगर इन 2 मैचेस में 5 अंक पर ही सीमित रहा, तब भारत के लिए सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना बड़ा कठिन हो जाएगा। अगर भारत देखिए दोनों मैचेस अगर जीत जाता है, जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं भारत को करना चाहिए, तो फिर भारत की एंट्री पक्की है। मुझे लगता है तो भारत टॉप ऑफ द ग्रुप भी जा सकता है। दक्षिण अफ्रीका के लिए भी अभी तक रास्ता उतना साफ नहीं है, क्योंकि उनका जो 2 मुकाबला है वो पाकिस्तान और बांग्लादेश के विरुद्ध है, और पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही जुझारू मुकाबला होने वाला है, और बांग्लादेश की टीम अभी वो अपसेट कर सकती है। तो आने वाले ये जो मैचेस हैं वो नजर आएंगे, पर दूसरों की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। भारत के लिए जरूरी यही है कि आप अपने गेम पर ध्यान दें। आने वाले जो मैच है बांग्लादेश के विरुद्ध, बहुत बड़ा मैच है वो, उस पर भारत को फोकस करना चाहिए। अगर वो भारत वो मैच जीत जाता है और अच्छे अंतर के साथ जीत जाता है, तो फिर अंतिम मैच अगर वो रद्द भी हो जाता है, तब भी मुझे लगता है कि नेट रन रेट के हिसाब से भारत क्वालिफाई कर सकता है। और भारत के लिए बहुत जरूरी है कि भारत की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। मुझे ये लगा राजीव पिछले मैच में कि देखिए, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों में अंतर क्या है। ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड्स में और दूसरे देशों के ग्राउंड में सबसे बड़ा अंतर यह है कि हर एक वेन्यू में ग्राउंड डायमेंशंस अलग अलग रहते हैं। उदाहरण के तौर पर भारत में क्या है, भारत में जितने भी इंटरनेशनल ग्राउंड्स हैं वो ज्यादातर ओवल ग्राउंड्स हैं। मतलब ये आपको पता है कि चाहे वो सौराष्ट्र में मैच हो रहा है, वानखेड़े में हो रहा है, कैलकाटा में हो रहा है, ग्राउंड डायमेंशंस वैसे ही हैं। तो ग्राउंड डायमेंशंस के मुताबिक आपको अपने गेम प्लान में, चाहे वो बल्लेबाजी में हो या फिर गेंदबाजी में हो, उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं होती है। पर ऑस्ट्रेलिया में आपको करना होगा, क्योंकि हर एक ग्राउंड अलग अलग चुनौतियां लेकर आता है, ना ही केवल विकेट को लेकर और उसके साथ साथ ग्राउंड डायमेंशंस को लेकर। और पिछले मैच में जो मुझे लगा कि ऑप्टा स्टेडियम में जो मैच हुआ, ये नया स्टेडियम है एक तो, और इसकी जो स्क्वायर बाउंड्रीज है ये मैसिव है राजीव, ये एमसीजी से भी बड़े हैं। सामने वाला छोटा जरूर है जिस तरह से एमसीजी का है। तो यहाँ पर आपको पहले ही मालूम होना चाहिए था कि 4 सीम बॉलर्स के साथ दक्षिण अफ्रीका मैदान में उतरी है, तो वो टारगेट रहेगा हार्ड लेंथ इनटू द बॉडी। और प्रयास यही रहेगा दक्षिण अफ्रीका के पेस बॉलर्स के कि आप उनको ऑफ स्टंप के बाहर जगह ना दे या फिर लेग स्टंप के बाहर जगह ना दे। और यही किया दक्षिण अफ्रीका के बॉलर्स ने, उन्होंने टारगेट किया हार्ड लेंथ शॉट पे डिलीवरी इनटू द बॉडी, ताकि अगर आप पुल भी करें, स्क्वायर अगर शॉट भी खेलना चाहे, तो इतनी बड़ी बाउंड्री है ऑन साइड में, आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। और ये दोनों टीमों के साथ हुआ है। आपने देखा कल एडियन मैक्रम ने जो छक्का लगाने का प्रयास किया था ऑन साइड में स्क्वायर बाउंड्री में, विराट कोहली वहां मौजूद थे और 10 यार्ड अंदर उनके हाथ में बॉल गई थी। तो साइड बाउंड्री क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो प्रयास यही था दक्षिण अफ्रीका के जो बल्लेबाज है भारत के, उनको ऑफ स्टंप के बाहर विकेट ना दिया जाए, और उसी में उनको सफलता मिली है। इस प्रकार से आपको एडिलेड में भी प्लान करनी होगा कि एडिलेड के बारे में सबको पता है कि ग्राउंड डायमेंशन जो है, साइड छोटे हैं, बड़ा सामने वाला लंबा है। आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर बॉलर्स क्या टारगेट करेंगे। वहां पर पेस बॉलर आपको सामने डालेंगे, क्योंकि सामने ज्यादा बड़ा है। और हमारी टीम में सिवाय सूर्य कुमार यादव के और ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं जो 360 शॉट खेल सकता है। तो आपको अपने हिसाब से तैयारी करनी होगी। आपको पहले मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर क्या टारगेट होगा पेस बॉलर्स का। अब आर अश्विन ने क्या किया, 2 जो छक्का लगाया, 3 छक्का जो डेविड मिलर ने लगाया, वो कहाँ लगाया, उनको सीधा मारा। एडियन मैक्रम ने छक्का कहाँ मारा, सीधा मारा जी। तो फिर मैं यही कह रहा हूँ, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आपको ग्राउंड डायमेंशन के हिसाब से अपने गेम प्लान में, वो स्ट्रैटेजी में, वो टैक्टिक्स में चेंज लाना बहुत जरूरी है। लेकिन अशमा सर, ये चेंज आएगा कैसे? जब ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन का दौर चलता रहेगा, जब आप मैदान पे ही नहीं जाएंगे, तो आप समझेंगे कैसे कि हवा कैसी है,
चलिए आपने कई बार मैचेस जरूर खेले हैं एडिलेड में, बट आपको उस पर्टिकुलर दिन पे जाके ब्रीज समझना, वहां की पिच को समझना भी जरूरी है। ये ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन आपको नहीं लगता खत्म हो जाना चाहिए? आपको एक दिन भी मिल रहा है तो आप जाएं कम से कम ग्राउंड पे, आप उसकी फील तो कम से कम आप लें ग्राउंड की। राजीव, अक्सर मैंने देखा है कि टीम को जिस दिन ट्रेवल करके टीम पहुंचती है, उस दिन ऑप्शनल प्रैक्टिस होती है। मैच से पहले वाले दिन तो कंपलसरी प्रैक्टिस होती है और सभी प्लेयर्स जाना भी चाहते हैं, क्योंकि सब लोग आइडिया लेना चाहते हैं विकेट का, ग्राउंड का, और थोड़ा सा एक्लेमेटाइज होना चाहते हैं उन सिचुएशन से। तो ये जो जो ट्रेवलिंग डे है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में ट्रेवल भी लंबे हैं, तो ट्रेवलिंग डे पर ऑप्शनल प्रैक्टिस दी जाती है, जहाँ पर कि जो लोग या तो फॉर्म में नहीं है या जो लोग बाहर बैठे हुए हैं वो जाके थोड़ा सा टच में रहें, रेडी रहें मैच खेलने के लिए। लेकिन मैच से पहले वाले दिन तो सभी लोग जाते हैं और सब लोग जाना भी चाहते हैं कि वहां पर जाके हम देखें। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर अगर ऑप्शनल भी आपको प्रैक्टिस मिल रही है तो आप वो करें, क्योंकि बहुत बड़ा टूर्नामेंट है और बिल्कुल डिफरेंट परिस्थितियां हैं। भारत में जो आप जिस तरह के ग्राउंड्स में खेलते हैं, जिस तरह के विकेटों पर खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डिफरेंट है। तो आपको जितना मौका मिले प्रैक्टिस करने का, मेरा भी यही मानना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वहां पर जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे आप यूज टू हो उन पर्टिकुलर ग्राउंड्स के। सभा भाई, क्योंकि मैं बात थोड़ी वेदर की भी करूंगा यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया में आमतौर पर इस सीजन में इतनी ज्यादा ठंड नहीं होती। मैं भी एडिलेड उतरा हूँ और यहाँ 12 डिग्री टेम्परेचर है। कितना बड़ा रोल आप वेदर का देख रहे हैं इधर भी, जो कुछ भी रिजल्ट्स आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप उसको? देखिए राजीव, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये समय शेड्यूल नहीं होना चाहिए था वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में। ये जी। सबको पता है। आप जितने भी आप वहां पर लोकल से आप बातचीत कर रहे होंगे, सबों ने आपको यही कहा होगा कि ये एक तरह का मानसून सीजन है वहां पर। इस समय बारिश होती है। और आईसीसी एक प्रकार से फ्लेक्सिबल विंडो रखता है विश्व कप के लिए। पर जनरली ये जो बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, हाँ, ये जो 3-4 स्ट्रॉन्ग नेशंस हैं, वो प्रेफर करते हैं इस समय विश्व कप खेलना, क्योंकि ये एक ऐसा विंडो है जहां पर उनके खुद के कुछ बायलैटरल एंगेजमेंट होते नहीं है। और इसी वजह से आईसीसी को भी इस समय शेड्यूल करना पड़ा। तो बहुत जरूरी है कि क्योंकि एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट आप करा रहे हैं, विश्व कप करा रहे हैं, कि यहाँ पर एक सही विंडो में अगर आप कराएंगे तो इस तरह की दिक्कतें आएंगी नहीं। अब ये हो सकता है कि आप ग्रुप 1 की बात करें कि दो बड़ी टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, हो सकता है बारिश की वजह से वो क्वालिफाई ना करें। जो मजा आना चाहिए विश्व कप का, वो धूमिल सा हो जाता है। तो इस पर ध्यान देना देना चाहिए था आईसीसी को, या फिर सभी नेशंस को जो भाग ले रहे हैं इसमें। चलिए, वो एक बात हो गई। अब आपने वो बात उठाई है यहाँ पर वेदर की। वेदर कंडीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कल के मैच में अगर हम देखें तो ठंड कितनी ज्यादा हो गई थी मैदान पे। और बहुत ठंड थी। और उसके काफी ठंड थी, और बड़ा मैदान है, पर्थ एक खुली हुई जगह है, वहां पर ब्रीज का भी असर पड़ता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड डायमेंशंस के बारे में। विंड फैक्टर का बहुत असर पड़ता है। अगर आप स्पिनर्स को मारना चाह रहे हैं तो सीधे भी, तो क्या विंड फैक्टर आपके हक में है या फिर आपके अगेंस्ट में है? क्या आप उतना क्लियर कर सकते हैं कि नहीं? तो फिर आपको दूसरे विकल्प ढूंढने पड़ेंगे शॉट्स लगाने के लिए। इन सब बातों का ध्यान करना होता है। पर अगर बारिश का मौसम है, ये बारिश वहां हो रही है, तो उस हिसाब से आपको ज्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने स्ट्रैटेजी में। और ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हर एक टीम के लिए है। और हर एक टीम की कोशिश यही होगी कि उस प्रकार से आप तैयारी करें। राजकुमार सर, आपको सेमीफाइनल में पहुंचने का कितना संकट लग रहा है, ये बताएं जरा। या आपको लग रहा है कि चीजें अभी भी आसान है, या आपको लग रहा है थोड़ी सी मुश्किल हुई है हार के बाद? नहीं राजीव, मुश्किल नहीं लग रहा मुझे। हम एक मैच हार गए हैं, मैं उसको वन ऑफ डे लेकर चल रहा हूँ। और साउथ अफ्रीका एक बहुत स्ट्रांग टीम थी भी, ऐसा नहीं था। हम पहले भी मैच से पहले भी बात कर रहे थे कि ये मैच की कोई भी जीत सकता है, क्योंकि दोनों बराबर की टीमें थी। तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं है, और आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि भारत दोनों अपने अगले मैच जीतकर इस पूल को टॉप करेगा, क्योंकि अच्छी क्रिकेट खेलते हुए भारत आ रहा है यहाँ पर। और एक मैच हार जाने से हम अपनी टीम को वो नहीं कर सकते कि हमारे में बहुत कमियां हैं। और बहुत कॉन्फिडेंट टीम है हमारी, अच्छा वो मनोबल के साथ हम खेल रहे हैं, मोमेंटम हमारे साथ है। एक मैच जरूर हमारा खराब हुआ है, लेकिन मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ कि हम बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को इजीली वन साइडेड हराएंगे और इस पूल को टॉप करेंगे। बिल्कुल। तो ये इस समय हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स को आप सुन रहे हैं, और इनका अभी भी मानना है, और एक तरह से कहा जाए कॉन्फिडेंट है सभा भाई भी और राजकुमार सर भी, कि हम क्वालिफाई करेंगे। और ना सिर्फ क्वालिफाई करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं कि हम पूल में टॉप भी कर जाएं। लेकिन अगर हम सभा भाई दूसरे पूल की बात करें,
कौन सी 2 टीमें आप अभी तक देख पा रहे हैं कि वो क्वालिफाई कर सकती हैं, और किससे आपको लग रहा है भारत के चांसेस ज्यादा है जीतने के अगर वो टीम आती है? ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर न्यूजीलैंड ने सरप्राइज कर दिया है। जिस तरह से उन्होंने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया को धाराशायी कर दिया, वो जी। जो इंटेंट के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की, वो दर्शा रहा था कि उनकी टीम काफी तगड़ी है और उस टीम में गहराई है। जिस प्रकार से उन्होंने पिछले मैच में श्रीलंका को हराया, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि वो भी 100 सवा 100 पे ही ऑल आउट हो जाएंगे, पर एकमात्र खिलाड़ी ग्लेन फिलिप्स ने एक अगेंस्ट ऑल ऑड्स शतक लगाया। इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही वेल राउंडेड टीम है। हालांकि उनके भी जो मेन प्लेयर है केन विलियमसन, उन्होंने कोई बड़ा स्कोर खड़ा किया नहीं है, तो बहुत ज्यादा ऐसे प्लेयर्स हैं न्यूजीलैंड के जो कि फाइटर्स हैं, जो कई सारे जो T20 लीग होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनमें भाग लेते हैं। उनका अनुभव बहुत ज्यादा है, कठिन परिस्थिति में वो खेलते आए हैं, और इन्हीं कारणों से वो एक स्ट्रॉन्ग टीम इमर्ज कर रही है। तो न्यूजीलैंड अगर क्वालिफाई करेगा और अगर न्यूजीलैंड का मुकाबला भारत से होता है, अगर न्यूजीलैंड अपने ग्रुप में टॉप करता है और भारत नंबर 2 पे रहता है, तब मुझे लगता है कि बहुत ही टाइट कॉन्टेस्ट होने वाला है, कि जो कंडीशंस है वहां पर वो मदद करेंगे न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी। और टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट, इन दोनों का हो सकता है कि ये लास्ट वर्ल्ड कप हो, और जिस तरह का फॉर्म दिखाया है इन दोनों ने, वो एक डेंजरस प्रोपोजिशन जरूर साबित हो सकते हैं भारत के लिए। राजकुमार सर, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है आयरलैंड से और मैच जीतने वाले हैं, बहुत बड़े अंतर से वो मैच जीत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से कौन सी टीम आप क्वालिफाई करते देख रहे हैं, और इनसे अगर हमारा मुकाबला होता है तो फिर आप बेहतर किससे ज्यादा खेलते हुए देखना चाहते हैं? न्यूजीलैंड के साथ 2019 में हम हारे हैं सेमीफाइनल, और 2022 अब आ चुका है, और 2021 में भी हम हार गए थे वर्ल्ड कप का मैच। राजीव, अभी मैं इतनी दूर की नहीं सोचना चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि हम टेबल टॉप करें और जो भी सामने आएगा, अब मोमेंटम हमारे साथ होगा और भारत को ये वर्ल्ड कप जीतना ही है। तो देखिए, तीनों ही टीमें बहुत शानदार हैं, और आप बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की, इंग्लैंड की या न्यूजीलैंड की, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा कि अगर आपको फाइनल खेलना है तो आपको उस टीम को हराना ही है, और आप किसी भी तीनों में से किसी भी टीम को, राजीव, हल्के में नहीं ले सकते, स्पेशली इस फॉर्मेट में, क्योंकि बहुत ही बैलेंस टीमें हैं तीनों। ऑस्ट्रेलिया का एडवांटेज है, वो अपने होम ग्राउंड्स पर खेल रहे हैं, उन्हें अपने विकेट्स का, ग्राउंड के डायमेंशंस का बहुत अच्छा आइडिया है। इंग्लैंड एक फेवरेट की तरह इस टूर्नामेंट में आई थी, और न्यूजीलैंड ने सबको सरप्राइज किया है कि वो कैपेबल हैं किसी को भी सरप्राइज करने के। तो अभी इम्पोर्टेंट है भारत के लिए कि पहले हम बांग्लादेश और जिम्बाब्वे को हराएं, और उसके बाद फिर सेमीफाइनल की तरफ बढ़ें। तब तक भारतीय टीम को और अच्छा मोमेंटम मिल चुका होगा। जो प्लेयर्स अभी तक जिनके रन नहीं बने हैं, वो भी रन बना चुके होंगे, और कॉन्फिडेंस के साथ भारत सेमीफाइनल में उतरेगा, और फिर जो भी सामने आएगा हम उसको हराएंगे। चलिए, आखिरी सवाल सवा भाई आपसे, और राजकुमार सर आपसे भी एक एक सवाल ले लेते हैं, क्योंकि जो हमने जब डोमिनेट किया पिछले 6-8 सालों में T20 फॉर्मेट में, हम 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ गए थे। पर्थ में हम हारे, या जो भी T20 मैचेस हमारे वहां पे हमने जब 5 गेंदबाज खाली खिलाए, हम मैच बुरी तरह हारे। हमने एशिया कप में भी ये देखा था। कैसे आप देख रहे हैं, वापस हमें 6 बॉलिंग ऑप्शन के साथ देखना पड़ेगा, भले ही बांग्लादेश जिम्बाब्वे क्यों ना हो? कोई भी टीम हो राजीव, भारत का संतुलन सबसे अच्छा रहता है जब भारत 6 बॉलर्स के साथ मैदान में उतरता है, जी। और विशेष करके जब हार्दिक पांड्या आपके पास हैं, उनको आप 6 बॉलर के रूप में खिला सकते हैं। और जब जब भारत ये कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरा है, भारत के पास कई सारे विकल्प रहते हैं, रोहित शर्मा के पास कई सारे विकल्प होते हैं, और ये सारे जो बॉलर्स हैं वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बल्ले के साथ भी। अगर आप अक्षर पटेल और आर अश्विन नंबर 7, नंबर 8 पर खेल रहा है, इसका मतलब है कि आपकी बल्लेबाजी में गहराई है, आपको किसी भी बात का डर नहीं होना चाहिए। आपका टॉप ऑर्डर स्ट्रांग है, आपका मिडिल ऑर्डर इतना स्टेबल है, तो आपको इसी कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहिए, चाहे कंडीशंस जो भी हो, चाहे विपक्ष को कोई भी हो। आप देखिए, कॉम्बिनेशन में परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, आप रिसोर्सेज में परिवर्तन कर सकते हैं। जहां पर लगता है कि ज्यादा पेस बॉलर को मत मिल रही, वहां पर आप एक और एक्स्ट्रा सीमर खिला दीजिए, कौन मना कर रहा है आपको खिलाने के लिए। पर ये जो कॉम्बिनेशन है, इससे छिड़कानी नहीं करनी चाहिए, मेरा मानना है राजीव। सहमत है राजकुमार सर जो कुछ सभा भाई कह रहे हैं? बिल्कुल, मैं सहमत हूँ। मैं तो पिछले मैच में भी, राजीव, कहा था, मैच से पहले कहा था मैंने कि ये चेंज क्यों किया जा रहा है। जब भारत एक सेटल टीम है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ खेली है, दोनों मैचेस जीते हैं भारत ने, तो विनिंग कॉम्बिनेशन को छेड़छाड़ करने की जरूरत ही नहीं थी। और आई डोंट नो क्या दिमाग में रहा टीम मैनेजमेंट के या कप्तान के कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला लिया इस मैच से पहले। क्योंकि अक्षर, मेरा मानना है कि एक अच्छे ऑलराउंडर है, और वो अगर खेलते हैं तो पूरा आपके पास एक बॉलर है। आप जी। एज इट इज, जब भी आपने देखा कि हुडा को ये सोचकर खिलाया गया कि वो बॉल डाल सकते हैं,
लेकिन रोहित ने आज तक कभी उन पे कॉन्फिडेंस दिखाया नहीं कि उनको गेंदबाजी कराई हो। तो जब कप्तान को नहीं कॉन्फिडेंस आता कि वो छठे बॉलर हैं, तो भारत को एक रेगुलर बॉलर के साथ ही जाना चाहिए था। और जी। मैं बिल्कुल सहमत हूँ, अगर वहाँ पर कंडीशंस फास्ट बॉलर्स के लिए बेहतर थी, तो आप एक फास्ट बॉलर ऐड कर सकते थे। वहाँ ज़रूरत नहीं थी कि आप एक हाँ। बल्लेबाज को ऐड करें। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, सभा भाई आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे दोनों क्रिकेट एक्सपर्ट्स कॉन्फिडेंट हैं कि हम सेमीफाइनल का सफर बहुत आराम से तय करेंगे। बस शर्त इस बात को लेके है कि बारिश मैच में खलल ना डाले, पूरे 20 ओवर का मैच हो, भारतीय टीम ना सिर्फ नेट रन रेट अपना सुधारेगी बल्कि दोनों मैचेस जीतकर सेमीफाइनल में अपनी धमक का एहसास कराएगी। तो एडिलेड से हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।